हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जेड स्कीम की। हमारा अगला टॉपिक है सीरीज में जेड स्कीम। इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ना बच्चे, उसी को हम जेड स्कीम कहते हैं। अब जेड स्कीम क्यों बोला जाता है, जेड स्कीम कैसे बनती है, जेड स्कीम क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें दो तरह का पिगमेंट सिस्टम PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों काम करते हैं। NADPH2 बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फोटोलाइसिस होकर ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है। ग्रेना थाइलेकोइड्स में बेसिकली ये चलता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, जैसे कि हम इसमें प्लास्टोक्विनोन की बात करते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, फिर फेराडॉक्सिन है ना, या FES है, इन सब की बात करें तो इनको जब हम रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक जेड जैसी शेप में दिखाई देता है। इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। वो कैसे होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, जेड स्कीम नाम जो दिया जाता है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर है। अब आपको ये समझना है कि जब हम रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो रिडॉक्स पोटेंशियल है ये आपको बताना है, एक तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं करनी है इसकी फॉस्फोराइलेशन की, या हम बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन की। हमें बस फोकस करना है अभी किस पे, रिडॉक्स पोटेंशियल पर। तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन देने की पावर को रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कैरियर्स के थ्रू होता है तो उसे बेसिकली हम रिडॉक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक कोई एटम है, ये है ना, और इस एटम के मैंने ये बनाए हैं ऑर्बिटल्स। तो सेंटर वाला तो हो गया न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों की डिमांड भी थी कि भाई क्लास अगर आप बोर्ड पे ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी बोर्ड पे क्लास ले रहा हूं मैं, ताकि आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी ठीक रहें। आप बताइए कि भाई ये दोनों का क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो हम बताएं कि भाई सबसे अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां पर, और सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब आप बताइए, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एनर्जी लेवल जो है बेटा वो लो है। अब आप बताइए कि अगर एनर्जी लेवल लो है ना, तो आपको बताना है कि इसका फिर रिडॉक्स पोटेंशियल तो हाई होगा। क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि हमें याद करना है कि रिडॉक्स पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। अब इधर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में है, तो इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल जो होगा वो आप बताएंगे हाई होगा। और हाई एनर्जी लेवल होने का मतलब कि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ठीक उल्टा मींस कम होगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस एटम के बाहर वाले ऑर्बिटल्स अगर ध्यान से देखेंगे तो खाली पड़े हैं। बाहर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई खाली पड़े हैं। जब ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर लिए आज कि जिसका एनर्जी लेवल लो, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। वहीं याद करिए, जिसका एनर्जी लेवल हाई, रिडॉक्स पोटेंशियल कम, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। क्योंकि यहां अगर ध्यान दो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी क्या हो गई है, ज्यादा। बात आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक ले जाया जा सकता है, तो हम बताते हैं कि यस, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा कैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं यहां पर ऐसा एनर्जी को देकर। और आप बताइए, अगर एनर्जी देकर आप इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से कहां लेकर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पर, तो आप इसे इलेक्ट्रॉन का अपहिल मूवमेंट बताएंगे। इसे आप इलेक्ट्रॉन का अपहिल मूवमेंट बताएंगे। लेकिन वहीं आपको यह भी समझना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर लेकर आते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपको यहां पर एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं। और अगर एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन का, हम बताएंगे कि मूवमेंट कैसा हो गया है, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का ये डाउनहिल मूवमेंट हो गया है। तो आपको समझना है कि जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कहा जाता है। इसमें आपको रिडॉक्स पोटेंशियल पढ़ना है। रिडॉक्स पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन कैरी करने की पावर, कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन दिया, और उसे आप एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताइए। इतना काम कर लीजिए, बायोलॉजी के अंदर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। और ये आपके पास एटम के अकॉर्डिंग मैंने समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर है मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है, और ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर है तो उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है और ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, तो हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का डोनर हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल लेकर जा रहे हैं तो इसे आप बताएंगे अपहिल मूवमेंट, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को आप हाई एनर्जी लेवल से ला रहे हैं लो एनर्जी लेवल पर, तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो आप इसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मूवमेंट। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसे हम अप्लाई करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर, और फिर उससे हम इसको आगे डिटेल करेंगे। अब देखिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था P680, है ना, इसके साथ इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका LHC प्रेजेंट था। ठीक है, आप बताएंगे कि जब इस पर क्या गिरेगी आकर, तो हम बताएंगे कि मान लेते हैं कि इस पर आकर गिरेगी लाइट। तो आप बताइए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन इसका लो एनर्जी लेवल पर था। आप समझिए, जब ग्राउंड स्टेट थी तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल पर था। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल तो कम और रिडॉक्स पोटेंशियल इसका हाई था। अब जैसे इस पे लाइट गिरेगी तो आप बताओगे कि जो P680 है, ये P680 यहां पर एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने का मतलब हो गया कि भाई अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाई एनर्जी लेवल पर। इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल तो हाई हो गया है और रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जिसका एनर्जी लेवल हाई, रिडॉक्स पोटेंशियल कम, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। तो आप बताइए, लाइट गिरने के बाद, जैसे ही लाइट इस पे गिरी ना, तो लाइट गिरने के बाद जो P680 था, ये P680 यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनर हो गया है। जब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डोनर, तो अब बताइए कि इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई ना कोई एक्सेप्टर भी तो चाहिए। तो आप बताएंगे कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटीन। कौन होता है, तो हम बताते हैं इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटीन। अब आप बताएंगे कि जो फियोफाइटीन है, फियोफाइटीन का खुद का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर रहेगा। इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल कम और रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, है ना। एनर्जी लेवल कम और रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। तो आप बताओ, जिसका एनर्जी लेवल कम हो, रिडॉक्स पोटेंशियल हाई हो, वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, तो हम बताते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो जाएगा। सही है। तो P680 अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस फियोफाइटीन को ट्रांसफर कर देगा, और जैसे ही फियोफाइटीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फियोफाइटीन तो हो जाएगा खुश। इसका मतलब इस फियोफाइटीन के हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसका है, तो आप बताएंगे P680 का। इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया है, हाई, और रिडॉक्स पोटेंशियल इसका क्या हो गया है, कम। तो आप बताइए, आप इलेक्ट्रॉन कहां से लाए हो, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन हम लाए हैं P680 के लो एनर्जी लेवल से। कैसे लाए, कि लाइट गिरेगी, लाइट गिर के जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन P680 के पहले एक्साइटेड स्टेज में जाएगा और उसके बाद यहां से बाहर निकलेगा। सही है बात। अब आप देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो फियोफाइटिन के इस हाई एनर्जी लेवल पर जब ये पहुंचा तो फियोफाइटिन का एनर्जी लेवल हाई हो गया। तो आप बेसिकली देखो कि ग्राउंड स्टेज ऑफ P680 से आप इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से निकाल कर लाए हो और इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले गए हो, फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल तक ले गए हो। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 2, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, बोलो, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटेना मॉलिक्यूल्स, इसका रिएक्शन सेंटर, और साथ में इसका प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन। ये पूरा फोटो सिस्टम 1 हो गया, एनसीईआरटी में डायग्राम है। और आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का ये जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट रहेगा, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट अपहिल मूवमेंट रहेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन को आप P680 मींस लो एनर्जी लेवल से निकालकर लाए हो और कहां तक ले गए हो, फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल तक आप इलेक्ट्रॉन को लेकर गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो कैसा मूवमेंट होगा, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट तो अपहिल मूवमेंट कहलाएगा, अपहिल मूवमेंट कहलाएगा। बताइए, सेम प्रोसीजर, सेम का सेम प्रोसेस PS1 के साथ भी लगेगा। अब आप ध्यान दो, आप बताइए, जैसे PS1 का ये LHC, उसका रिएक्शन सेंटर P700,
इस P700 में इलेक्ट्रॉन जो है वो आप बताइए इसके लो एनर्जी लेवल पर है। लो एनर्जी लेवल पर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर रेडॉक्स पोटेंशियल इसका हाई रहेगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन का कोई डोनर वोनर नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जो लाइट हमने P680 पर गिराई है, साइमल्टेनियसली यही लाइट यहां पर इस पिगमेंट सिस्टम पर भी गिरेगी। जब P700 पर भी यहां पर लाइट गिरेगी तो लाइट गिरने के बाद आप बताएंगे कि जो P700 है, ये P700 अपनी एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। मींस एनर्जी लेवल हाई, रेडॉक्स पोटेंशियल कम, ऐसे। और ये इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा डोनर। क्या बन जाएगा? डोनर। तो बताइए, जिसका एनर्जी लेवल हाई, रेडॉक्स पोटेंशियल कम, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। तो इसका मतलब यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन का क्या था? डोनर था। आप बताइए, डोनर इलेक्ट्रॉन तभी किसी को दे पाते हैं जब उनका साथ में कौन प्रेजेंट हो? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और P700 के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बोलो FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक्सेप्टर। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? तो हम बताएंगे कि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। क्या है? एक्सेप्टर। मतलब सेम प्रोसीजर, वही सेम टू सेम दोहरा रहे हैं हम। जो प्रोसीजर हमने किसके लिए दोहराया? हम बताते हैं, जो प्रोसीजर हमने PS2 के लिए दोहराया वही PS1 के लिए भी चलेगा, सेम टू सेम। और P700 का इलेक्ट्रॉन निकलकर इस FeS को मिलेगा। तो आप बताओ कि जो FeS है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर था, मतलब इसका एनर्जी लेवल लो और रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। लेकिन लाइट गिरने के बाद P700 का हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, जब इसको मिलेगा तो आप बताएंगे कि जो FeS है, ये FeS चला जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेज में, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन उसके हाई एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। मतलब एनर्जी लेवल ज्यादा, रेडॉक्स पोटेंशियल कम। और आप बताइए, LHC रिएक्शन सेंटर P700 और प्राइमरी एक्सेप्टर, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा फोटो सिस्टम 1। तो ये फोटो सिस्टम 1 हो गया। तो आप बताएंगे कि इसमें फोटो सिस्टम 1 में भी अगर ध्यान दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, आप बताइए, इलेक्ट्रॉन को हम लाए हैं लो एनर्जी लेवल से निकालकर। किसके? P700 के लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालकर लाए हैं। और कहां तक ले गए हैं? इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के हाई एनर्जी लेवल तक ले गए हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पर ये भी कैसा हुआ? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पर अप हिल मूवमेंट हुआ। क्वेश्चन आता है कि विद इन द फोटो सिस्टम, चाहे 1 चाहे 2, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो आपका आंसर होगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों में ही अपहिल मूवमेंट होता है। दिमाग में रखेंगे ये बात। आपको उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में जा रही हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारी बातें एज इट इज जैसी बता रहा हूं एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में साथ में पढ़ाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। फिर आप बताइए कि जो फियोफाइटिन है, इसके हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का है। वो कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जरूरी क्या होता है कि भाई कोई ना कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? आप बताइए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई एक्सेप्टर होना चाहिए। P700 कहता है कि मैंने मेरा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? प्राइमरी एक्सेप्टर को। मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। P680 कहता है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लेकिन आप बताइए, P680 की इलेक्ट्रॉन की कमी को तो वाटर पूरा कर देगा, क्योंकि PS2 के साथ तो वाटर टूटता ही है, हमें ये बात पता है। लेकिन PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फियोफाइटिन कहता है कि मेरे पास P680 का वो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वाला, प्लीज आप वो ले लीजिए। तो आप बताइए कि यहां से फिर काम करते हैं कैरियर्स, जैसे कि PQ, जैसे कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और जैसे कि PC। और यहां ये इलेक्ट्रॉन आप बताएंगे कि P700 को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। P700 को इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दिया गया है? ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। और वो इलेक्ट्रॉन वास्तव में किसका इलेक्ट्रॉन था? तो आप बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस P680 का इलेक्ट्रॉन था, जो यहां से लाइट गिरने की वजह से एक्साइट होकर फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल तक चला गया था।
अब धीरे धीरे एनर्जी लेवल इसका कम होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने आप ही नीचे की तरफ आ रहा है, मींस लो एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है। तो बताइए प्लास्टोक्विनोन का एनर्जी लेवल फियोफाइटिन के एक्साइटेड स्टेज से कम, साइटोक्रोम B6 और F का एनर्जी लेवल बोलो और भी कम, और प्लास्टोसाइनिन का तो एनर्जी लेवल बोलो और भी कम। मतलब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल कम किसका है? प्लास्टोसाइनिन का, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जा रही है? आप बताएंगे लगातार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर कम होती जा रही है। अब आप बताइए कि अगर PQ का एनर्जी लेवल कम हो गया है किसकी रिस्पेक्ट में? फियोफाइटिन की रिस्पेक्ट में, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल यहां पर बढ़ेगा। फिर PQ की रिस्पेक्ट में साइटोक्रोम B6F का एनर्जी लेवल कम हो गया है, इसका मतलब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल और भी ज्यादा हो गया है। और फिर साइटोक्रोम B6F से ज्यादा PC का एनर्जी लेवल कम है, तो इसका मतलब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे और भी ज्यादा हो गया है। तो लगातार रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ और एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ, इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट को हम कैसी मूवमेंट बताएंगे? तो बच्चा कहता है कि इसे हम डाउनहिल मूवमेंट बताएंगे। और साथ ही साथ याद रखिए, ये जो मूवमेंट आप इलेक्ट्रॉन की डाउनहिल बता रहे हैं, डाउनहिल जो मूवमेंट आप इलेक्ट्रॉन की बता रहे हैं, इसे आप ETS का नाम देंगे। ध्यान रखिएगा, आप जब भी फोटोसिंथेसिस में ETS पर क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो ध्यान रखना इस बात का कि ETS में ना तो फोटो सिस्टम 2 आएगा और ना ही फोटो सिस्टम 1 आएगा। ETS तो केवल ये बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट। और आपको याद करना है कि यहां पर जो PQ होता है ना, वो उसके पास जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो प्रोटॉन पंप का काम करता है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि PQ जो है यहां पर वो एक प्रोटॉन पंप होता है। कौन? PQ। तो जब PQ यहां पर प्रोटॉन पंप है ना, तो इसने प्रोटॉन्स को पंप करवा देना है ल्यूमेन में। कहानी दोबारा याद करते हैं, ये यहां से पंप करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स को। इलेक्ट्रॉन तो चले गए आगे साइटोक्रोम F की तरफ, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं याद करिए वो ल्यूमेन्स में भेज देगा। और जैसे ल्यूमेन में H+ आयन आएंगे तो वहां ग्रेडियंट डेवलप होगा और उस ग्रेडियंट से हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? बताइए, ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मींस इस जगह पे जब PQ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F की तरफ जा रहा है, तो ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करके हम किसको बना लेंगे? ATP को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कब होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फोटोसिस्टम सेकंड में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फोटोसिस्टम 1 में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ETS में। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब ETS में होता है तो काम करता है PQ, और जब काम करता है PQ तो फॉर्मेशन होता है ATP का। और ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 कहां पहुंचा? P700 तक। आप देखिए लगातार एनर्जी कम होती जा रही है। PQ से कम साइटोक्रोम B6F, उससे कम प्लास्टोसाइनिन। लगातार एनर्जी कम होती जा रही है। P700 के पास पहुंचे तो यहां तो एनर्जी और भी ज्यादा कम हो गई। और जब एनर्जी यहां और भी ज्यादा कम हो गई ना, तो P700 कहता कि अब इससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं, भेजेंगे। तो दोबारा बताइए इस पे क्या गिराई गई? यहां पे बोलो लाइट गिराई गई। और जैसे लाइट गिरी ना, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो गया। इसका मतलब यहां आपको दोबारा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लगातार डाउनहिल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। और यहां तक आते आते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम हो जाती है बेटा कि वो अपने आप नहीं जा पाता। वेरी गुड। और फाइनली आपको बताना है कि जो FES था हमारे पास एक्साइटेड फॉर्म, वो FD के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली किसको देगा? NADP को, और NADP से बन जाएगा NADPH2। सही है। आप बताइए मूवमेंट ये भी इलेक्ट्रॉन की कैसी है? आप बताएंगे कि डाउनहिल मूवमेंट है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये ETS नहीं कहलाएगा, क्योंकि NADPH2 का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चे, वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से बाहर होता है स्ट्रोमा में। आप ETS केवल इसी को याद करिएगा। और अगर इस पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देखें, फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल, फिर ETS में डाउनहिल, फिर ऊपर फोटो सिस्टम 1 में अपहिल और फिर डाउनहिल।
अगर इस पूरे डायग्राम को हम ध्यान से देखें, अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, जेड बनाते हैं ना, देखो अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट और डाउनहिल, ऐसे करके। तो ये कैसा बन रहा है बताओ, ये डायग्राम बन रहा है, ध्यान देंगे तो जेड जैसा, इसलिए इसको हम नाम देते हैं बेटा जेड स्कीम, क्योंकि ये ऐसा डायग्राम बना है जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिडॉक्स पोटेंशियल अकॉर्डिंग किया, रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ईटीएस में भी और फोटो सिस्टम में भी। तो पहले फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल, तो सीन लाइक एज द जेड, सो इट इज कॉल्ड एज द जेड स्कीम। आप प्लीज ना अभी अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़वाता हूं साथ में, आप प्लीज एनसीईआरटी जरूर रखिए साथ में, है ना। अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम। एनसीईआरटी में टॉपिक है आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे, फोटो सिंथेसिस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर नई एनसीईआरटी का 11, पुरानी एनसीईआरटी का 13, एक टॉपिक है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, जहां हमने फोटो सिस्टम और एलएचसी का डायग्राम, उसके ठीक नीचे की हेडिंग है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपको सब कुछ दिया गया है, ये वाला जेड स्कीम वाला, रिडॉक्स पोटेंशियल वाला, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। चलिए उसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आप वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी देख सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़िए। मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं आपके साथ, ये आपके पास हेडिंग है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, है ना, इस डायग्राम के ठीक नीचे। एनसीईआरटी पहली लाइन में क्या लिख रही है, इन फोटो सिस्टम सेकंड, आप एनसीईआरटी प्लीज साथ में पढ़िए। द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing इलेक्ट्रॉन टू बी बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। ये इतना वाला पोर्शन, इतना इतना ये वाला एनसीईआरटी यहां बता रही है कि लाइट यहां पर गिरेगी P680 पर, सबसे ज्यादा वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन इसका यहां से एक्साइट होगा और जंप करेगा आउटर जो ऑर्बिटल होगा सबसे बाहर वाला, वहां पर। अब इसके बाद क्या होगा बोलो, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका प्राइमरी एक्सेप्टर ले लेगा। तो देखो एनसीईआरटी आगे क्या लिख रही है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, विच पासेस देम, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये देखो ईटीएस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां पर, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। आप देखो इसमें साइटोक्रोम्स भी काम करते हैं, तो ये ईटीएस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, जिसमें कि कौन काम कर रहे हैं, साइटोक्रोम्स। अब बताइए ईटीएस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी होती है, अपहिल या डाउनहिल? ईटीएस में तो आप बताइए डाउनहिल। तो एनसीईआरटी आगे क्या लाइन में लिख रही है, आप देखिए ध्यान से, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। इसके लगातार रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ते जाने की वजह से हमने इसको नाम दे दिया है डाउनहिल मूवमेंट, क्योंकि एनर्जी लेवल लगातार कम होता जा रहा है। तो ये डाउनहिल मूवमेंट है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है, अगली लाइन, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो इस P680 का इलेक्ट्रॉन है, किसी और का नहीं, इसलिए ये कोई भी इसको यूज नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता हुआ P700 को दे देगा। तो लिख रही है एनसीईआरटी, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को वो यूज नहीं करेंगे, बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के पिगमेंट्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब PS2 पे जब लाइट गिरी है तो साइमल्टेनियसली PS1 पर भी लाइट गिरी है। साइमल्टेनियसली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव द रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। वही बात, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर। वो अनदर एक्सेप्टर कौन है तो आप बताएंगे, FES है अनदर एक्सेप्टर, अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अब इस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन ये तभी लेगा जब इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाई।
इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाई। तो एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज द ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। इसकी एक्साइटेड स्टेट से इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तभी इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+। आप बताइए NADP+ में भी एनर्जी अच्छी खासी होती है, बस वो बात इतनी सी है कि NADP का एनर्जी लेवल इस एक्साइटेड फॉर्म ऑफ FES से थोड़ा कम होता है, इसलिए इस मूवमेंट को डाउनहिल कहा जाता है। दिस एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द NADP+ टू द NADPH+H+ या NADPH2, एक ही बात है। एंड दिस होल स्कीम ऑफ द, अब दोबारा एनसीईआरटी पूरा इसको क्या कर रही है, रिवाइज कर रही है आपके लिए, कि दिस होल स्कीम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 यहां से, ठीक है, अपहिल टू द एक्सेप्टर थियोफाइटिन, फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, और यहां PS1 में फिर से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्साइटेशन, सही है, और ट्रांसफर टू अनदर acceptor molecule FES, and finally downhill to the NADP+, reducing it to NADPH+H+ is called as Z scheme। और NCERT लिखती है due to its characteristic shape, and this shape is formed when all the carriers are placed in the sequence on the redox potential scale। ये NCERT की लाइन है और पूरा डायग्राम NCERT से आपका क्लियर है। आपको मैं क्लियर कर दूं यहां तक कि हमारी लाइट रिएक्शन की बातें एनसीईआरटी की पूरी हो गई हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चे वो है डार्क रिएक्शंस। हालांकि एनसीईआरटी ने डार्क रिएक्शंस नहीं, उसके बाद टॉपिक हमें लाइट रिएक्शन के बाद एनसीईआरटी जो पढ़ाती है वो टॉपिक हमें वो पढ़ाती है कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड। तो हमारा आंसर होगा इन डार्क रिएक्शंस। तो वो कैसे होती है डार्क रिएक्शन, अब हमारा अगला टॉपिक वही है। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड। बेसिकली ये टॉपिक डार्क रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एनसीईआरटी ने हेडिंग डार्क रिएक्शन लिख के लिखा है कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड। तो हम इसका आंसर देंगे इन डार्क रिएक्शंस। जब हम बात करते हैं कि यूज्ड इन डार्क रिएक्शंस, तो बात आती है कि डार्क रिएक्शन कब चलती हैं, दिन में, रात में, या दोनों टाइम। तो आपको बताना है कि डार्क रिएक्शन केवल दिन में चलती हैं, दोनों टाइम वाला आंसर नहीं करना है आपको। नेचुरली प्लांट्स में डार्क रिएक्शंस भी दिन में ही होती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, आप बताइए, अभी तक हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शंस को, बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शंस में हमने तीन चीजें यूज करी। हमने कहा लाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर जब गिरेगी तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा, जिससे कि लाइट रिएक्शंस चलती हैं, और इससे बना है बोलो एटीपी, और बन गया है NADPH2, और साथ ही साथ फॉर्मेशन हुआ है ऑक्सीजन का। लेकिन आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो यहां बनती है वो एक बाई प्रोडक्ट है, जैसी बनी वैसी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसीलिए हम इसे बाई प्रोडक्ट बताते हैं कि ऑक्सीजन बनती है लेकिन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन एटीपी और NADPH2 जो है बेटा, वो काम आएंगे किस में, तो हम बताएंगे वो काम आएंगे डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शंस में क्या होता है कि आप बताएंगे कि जब डार्क रिएक्शन चलती हैं तो डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बोलो C6H12O6 ग्लूकोज। इसमें एनर्जी भी है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो फोटोसिंथेसिस की जो 4 रिक्वायरमेंट होती है उनमें से 3 रिक्वायरमेंट, लाइट, पिगमेंट और वाटर, तो लाइट रिएक्शन में काम आ गए। लेकिन जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है बोलो CO2, जो कि एटमॉस्फेयर से ली जाएगी। ये CO2 एटमॉस्फेयर से जो डार्क रिएक्शन में काम कर रही है, इसके काम करने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी और NADPH2 काम आएंगे। इसका मतलब अगर आप डार्क रिएक्शंस चलाना चाहते हैं तो आपको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप डार्क रिएक्शंस नहीं चला सकते। तो बताइए लाइट रिएक्शन कब चलेंगी, दिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो सिंपल सी बात है कि जो डार्क रिएक्शंस है बेटा वो भी दिन में ही चलेंगी, क्योंकि जब तक आपके पास लाइट नहीं है तब तक आपके पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है, और जब तक आपके पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शंस के थ्रू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया कि जब ये हेडिंग हमें पढ़ाई ना कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड,
इसमें एनसीईआरटी ने एक काम और कर दिया कि आपको बता दिया कि भाई डार्क रिएक्शंस जो हैं, पहला ही पैराग्राफ है उसके, मतलब वेयर आर द एटीपी एंड एनडीपीएस2 आर यूज्ड वाले में पहले पैराग्राफ के अंदर फोर्थ या फिफ्थ लाइन में एनसीईआरटी बता रही है कि आप इसे फोटोसिंथेटिक बायोसिंथेटिक फेज बोलिए फोटोसिंथेसिस की। क्या बोलिए? बायो, बायो मतलब लिविंग्स में, सिंथेटिक मतलब फूड फॉर्मेशन करने वाली फेज, बायोसिंथेटिक फेज। और याद रखिए साथ ही साथ कि जो डार्क रिएक्शन टर्म है, कौन? डार्क रिएक्शन टर्म जो है, इस टर्म को आप मिजनोमर टर्म बताइए। मिजनोमर टर्म का मतलब होता है मिथ्या, जिसका कोई अर्थ ना हो। नाम है डार्क रिएक्शन, होती कब है? दिन में। तो जनरली हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स डायरेक्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया है? डार्क रिएक्शंस। लेकिन वास्तव में होती तो डार्क रिएक्शंस भी दिन में ही है। अब आप बताइए कि डार्क रिएक्शंस की जब बात आती है तो इसमें बात आती है फूड के फॉर्मेशन की। जब हम फूड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फूड फॉर्मेशन में हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन की। उसके बारे में एनसीईआरटी ने दो चार बातें लिखी हैं, और साथ ही साथ आपको मेल्विन कैल्विन के बारे में एनसीईआरटी ने जब चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट शुरू करेंगे 11 नंबर या प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, तो वहां पर भी आपको एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और वो डिस्क्रिप्शन आपको मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट का ही मिलेगा। मेल्विन कैल्विन ने हमें बताया कि भाई उन्होंने ना एक ग्रीन एल्गी, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, उसके क्लोरोप्लास्ट पे स्टडी की थी। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला, ठीक है। हालांकि सिनेडेस्मस भी बोला जाता है साथ में, लेकिन आप इसको याद रखिए क्लोरेला को। इसके क्लोरोप्लास्ट में उन्होंने जब क्लोरोप्लास्ट को CO2 प्रोवाइड करवाई तो उन्होंने नोटिस किया कि क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने कहा हो ना हो, जो कार्बन CO2 में प्रेजेंट है वही कार्बन ग्लूकोज में भी होता है। लेकिन आप बताइए कि साइंस जो है वो प्रमाण मांगती है बच्चे, प्रूफ मांगती है। तो प्रूफ देने के लिए आप बताइए, मेल्विन कैल्विन बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक टेक्निक के थ्रू हमें ये बात समझाई। उन्होंने बताया कि CO2 का जो कार्बन है, अगर इसे C14 कर दिया जाए, क्योंकि नेचुरल कार्बन C12 होता है, तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई यहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड्स बने। एक तो बताओ कि इन कार्बन कंपाउंड्स में आपको वो कार्बन मिल गया C14, और साथ ही साथ आप बताइए कि ये कार्बन आपको ग्लूकोज में भी मिल गया। तो उस दिन ये डिसाइड हो गया कि जो कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है वो कार्बन CO2 वाला ही होता है। जो कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है वो कार्बन CO2 वाला ही होता है। और इन्होंने जिस प्रोसेस को हमें यहां बताया था जिससे कि फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, उसे इस साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर नाम दिया गया केल्विन साइकिल, या फिर इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। बताइए कि जो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल है, इस केल्विन साइकिल या C3 साइकिल के द्वारा ही सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो आप बताइए कि ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रिपेयर देयर फूड बाय केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। साथ ही साथ याद रखिए कि जो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल की हम बात कर रहे हैं, इसका मेन एंजाइम जो है, इसका मेन एंजाइम जो है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल का, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, मेन एंजाइम फॉर द केल्विन साइकिल। और आप बताइए कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है ना बच्चे, ये आपको बताना है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम इन बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन आपको बतानी है कि वो रुबिस्को ही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये काम मेल्विन कैल्विन ने जो C14 वाला किया था, ये किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब से अटैक हुआ तो लोगों को लगा कि यार रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो खतरनाक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसके बैन की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट जो है बड़े समझदार लोग होते हैं, उन्होंने इसका हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया। और आप बताइए कि मेल्विन कैल्विन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, और एनसीईआरटी के अंदर मेल्विन कैल्विन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आपको गिवन है, तो प्लीज आप उसे भी पढ़िएगा। एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ डार्क रिएक्शंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हालांकि स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट कैंप प्लांट भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा कोई बातचीत करेंगे नहीं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो छोटी सी बना के चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स आप याद करिएगा। और आप बताइएगा कि जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें चलता है C3 साइकिल, और C4 प्लांट्स में चलता है, आप बताइए, C4 साइकिल। सही है। अब आपको समझना है कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, तो इनके लिए एक बात तो आपको हमेशा याद करनी है कि ऑल फोटोसिंथेटिक organisms prepare their food by Calvin cycle और C3 साइकिल। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि रुबिस्को इज मेन एंजाइम फॉर कैल्विन साइकिल, या C3 साइकिल का मेन एंजाइम कौन है, तो रुबिस्को एंजाइम मेन एंजाइम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि C3 प्लांट्स में आपको बताना है कि डार्क रिएक्शन में अभी अभी हमने बताया है कि जो लाइट पिगमेंट वाटर के अलावा जो CO2 रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, वो CO2 यहां डार्क रिएक्शंस में काम आती है। जब हम डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं, हम जब डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि डार्क रिएक्शंस में जब हम C3 प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं, तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो कि आपको बताना है RUBP। और आप बताइए RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो जैसे देखिए RUBP बोलेंगे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। कंपाउंड का नाम क्या है? RUBP का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। मतलब राइबोलोज शुगर पर पहले और पांचवें कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, तो हम बताते हैं कि पहले और पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो नाम हो गया राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और बताइए कि जब CO2 इसमें ऐड हो जाती है, तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, उस फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का नाम है 3PGA, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। और आप बताइए इसी 3 कार्बन के कंपाउंड की वजह से इसका नाम C3 साइकिल, और C3 साइकिल की वजह से इसका नाम C3 प्लांट है। और आप बताइए कि यहां PGA का मतलब फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड है। और इस PGA में कार्बन कितने हैं, तो हम बताएंगे PGA में कार्बन है 3। वहीं C4 प्लांट्स की बात करें, तो बताइए कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहां पर है PEP, जिसमें कि वास्तव में 3 कार्बन होते हैं। और जब हम PEP की बात करते हैं, तो फुल फॉर्म बताएंगे फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट।
और इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कार्बन कितने, तो हम बताते हैं 3 कार्बन, है ना। और वहीं आपको बताना है कि जब हम इसके CO2 जुड़ने के बाद फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो OAA, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, उसे हम बताएंगे OAA। OAA की फुल फॉर्म तो हम बताएंगे कि ऑक्सैलो एसीटिक एसिड, और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कार्बन हम बताएंगे 4 कार्बन। ठीक है। अब यहां एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि C3 प्लांट्स में जो C3 साइकिल होता है वो एक ही टाइप की सेल में चलता है, और उस सेल का नाम है बच्चे मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल क्या होता है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। ये लीफ के अंदर प्रेजेंट है ग्रीन कलर की सेल्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस चलेगा। इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस चलेगा, और इस क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा, रुबिस्को एंजाइम, जो कि किसको चलाएगा, C3 साइकिल को, या किसको चलाएगा, केल्विन साइकिल को। कौन से प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में। लेकिन जब हम C4 प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि C4 प्लांट्स में आपको बताना है कि यहां 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक सेल का नाम है मीजोफिल सेल, और दूसरी सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। एक सेल का नाम मीजोफिल सेल और दूसरी सेल का नाम बंडल शीथ सेल है। और आपको बताना है कि यहां मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ठीक है। और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्केज। अब इस ना पूरे डायग्राम को या इस पूरे बोर्ड को आप अगर ध्यान देंगे तो आपको एक बात बहुत अच्छे समझ में आएगी कि रुबिस्को एंजाइम तो C4 प्लांट्स में भी होता है। इसका मतलब C3 साइकिल C3 प्लांट्स में चल रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो C3 साइकिल है वो C4 प्लांट्स में भी चलेगा, क्योंकि आपको बताना है कि ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द केल्विन साइकिल। इसका मतलब C4 साइकिल या C4 पाथवे एक एडिशनल पाथवे है, एक एडिशनल पाथवे है। ग्लूकोज फॉर्मेशन तो C4 प्लांट्स में भी कैसे होगा, तो बताइए, केल्विन साइकिल के थ्रू ही होगा। और C4 प्लांट्स में अगर कोई आपसे पूछे कि केल्विन साइकिल कहां चलता है तो आप बताएंगे कि C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में चलता है। और मजे की बात बताता हूं, अगर मैं डार्क रिएक्शन से एग्जाम में काउंट करूं 10 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर मैं डार्क रिएक्शंस में काउंट करूं 10 क्वेश्चन, तो आप बताइए 5 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे जो अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसी से 5 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे। मतलब 50% बात तो हमने डार्क रिएक्शन की कर ली है। अब हम डिटेल करने वाले हैं किसकी, C3 साइकिल की। किसकी, C3 साइकिल की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, C3 साइकिल। अब हम बच्चों जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, तो बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। ठीक है। देखिए, जब केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ये होगा किसमें, तो हम बताएंगे इन ऑल फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये होगा। अब इस केल्विन साइकिल में ध्यान दीजिएगा बात पे कि केल्विन साइकिल जो है वो होता है अकर्स इन 3 रिएक्शंस तो नहीं बोलेंगे हम बेसिकली, ठीक है, हम बताएंगे 3 स्टेप्स, जिसमें कि मल्टीपल क्या है, रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो आप बताइए कि उस पहले स्टेप का नाम क्या है, तो हम पहला स्टेप बताते हैं कार्बोक्सिलेशन स्टेप। दूसरा हम बताते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, प्योरली रिडक्शन स्टेप। और तीसरा हम बताते हैं रीजनरेशन स्टेप। ध्यान दीजिएगा बात पर, पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, और तीसरा क्या है, रीजनरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केल्विन साइकिल के लिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का नाम है RUBP, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है।
कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का कंपाउंड। आप बताइए इस 5 कार्बन के कंपाउंड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक CO2 आकर ऐड होगी, लेकिन एनसीईआरटी ने यहां CO2 के साथ वाटर को भी मेंशन किया है। CO2 प्लस H2O एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा बात पर आप। ठीक है, अब आप बताइए कि भाई CO2 के साथ H2O लिखने का रीजन क्या है? तो CO2 के साथ H2O लिखने का रीजन है कि जो CO2 है वो H2O से रिएक्ट करके बनाएगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है वो आगे HC3O माइनस में टूटेगा, कार्बोनेट आयन में टूटेगा, और ये कार्बोनेट आयन जो है वो RuBP से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने यहां पर CO2 के साथ वाटर को मेंशन किया है। और आप बताइए कि इसमें काम करने वाले एंजाइम का नाम जो है वो रुबिस्को है, और रुबिस्को की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, मतलब RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, है ना। यहां कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है? CO2 को जोड़ने वाला, और ऑक्सीजनेज का मतलब क्या है? तो बोलो O2 को जोड़ने वाला। लेकिन आप बताइए कि दोनों में से एक टाइम पे तो कोई एक ही जुड़ पाएगा। मतलब रुबिस्को एंजाइम जो है वो RuBP में CO2 को भी ऐड कर सकता है और O2 को भी ऐड कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे ऐड कोई एक ही होगा। वो ऐड होने वाला कंपाउंड या हो सकता है CO2 या हो सकता है O2, लेकिन दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि केल्विन साइकिल चले, आप चाहते हैं कि C3 साइकिल चले, तो जरूरी है कि रुबिस्को एंजाइम के साथ कौन जुड़ जाए? CO2 जुड़ जाए। बच्चा कहता है कि सर रुबिस्को के साथ अगर CO2 ना जुड़ के क्या जुड़ जाए? O2, तो क्या होगा? तो बताइए, फिर एक ना फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि हमें आगे पढ़ना है, डिटेल करना है, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस CO2 को जोड़ने पर है। और आप बताइए जब CO2 को RuBP में जोड़ा जाएगा तो हम इसी स्टेप को कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। ये नंबर 1 का स्टेप हो गया। और जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो RuBP में कार्बन कितने? बोलो 5। CO2 में कार्बन कितने? बोलो 1। टोटल कार्बन कितने हुए? 6। तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, बोलो कीटो एसिड, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और उसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं। और फिर आप बताइए कि जो कीटो एसिड है ना, वो आगे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA को बनाएगा। कौन बनाएगा? तो हम बताएंगे कि यहां पर 3PGA का फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है? तो हम बताते हैं कि भाई वो फॉर्मेशन तो कीटो एसिड से होगा। इसीलिए अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा, RuBP से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते टाइम, RuBP से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते टाइम एनसीईआरटी ने जो एरो खींचा ना यू करके, उस एरो को बीच में से एनसीईआरटी ने तोड़ दिया है। उसे तोड़ने का रीजन एनसीईआरटी का यही है कि वो आपको बताना चाह रही है कि RuBP में CO2 ऐड होने पर डायरेक्ट 3PGA का फॉर्मेशन नहीं होता है, उससे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी मेंशन करना चाहती है और एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया भी है, अगर आप ध्यान से डायग्राम को केल्विन साइकिल के देखेंगे तो। फिर आप बताइए कि जो 3PGA आपके पास है, ये 3PGA जो है वो आगे फिर कन्वर्ट होता है 1,3 डाई PGA में। 3 कार्बन का कंपाउंड है। अभी बताइए इसके थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट था, लेकिन अभी बताइए इसके फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट आ गया है। तो बात आती है कि थर्ड कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट आया, वो फॉस्फेट कहां से आया? तो आप बताइए कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन होते हैं? तो आप बताते हैं कि सर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP और NADPS2। तो बताइए बस वही ATP यहां पर काम आ गया है, वही ATP यहां पर काम आ गया है, और इस 3PGA से 1,3 डाई PGA का फॉर्मेशन कर दिया है। और इस स्टेप को हम एक तरीके से फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं।
आप आज के बाद याद कर लीजिए कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और यहां फॉस्फेट एटीपी से निकलकर आप बताइए 3 PGA में जुड़ गया है, तो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन जो हुआ है वो 3 PGA का हो गया है। अब आप बताइए 1,3-DiPGA हमारे पास कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 PGA अपने पास कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। लेकिन कीटो एसिड कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। इसका मतलब यहां 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। तो फिर बताइए 1,3-DiPGA के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2, क्योंकि एक कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6। तो 3 कार्बन के कंपाउंड तो 2 बनेंगे ना बेटा। सही बात है। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए यहां पर आपको 2 ATP खर्च करने होंगे। ठीक है। ये स्टेप एनसीईआरटी ने इन 3 स्टेप्स में कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे थ्योरी में लिखा है रिडक्शन के अंदर, है ना। रिडक्शन थ्योरी है ना, जो केल्विन साइकिल के डायग्राम के ठीक नीचे है पुरानी एनसीईआरटी के अंदर। रिडक्शन हेडिंग है नंबर 2 हेडिंग, उसमें एनसीईआरटी मेंशन करती है सेकंड लाइन में कि द स्टेप्स इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोराइलेशन किसका हो गया, तो हमारा आंसर होगा कि फॉस्फोराइलेशन तो यहां पर 3 PGA का हो गया है। और फिर बताइए कि जो 1,3-DiPGA हमने बनाया है, वो 1,3-DiPGA आगे कन्वर्ट हो जाता है 3 PGAL में। बताइए कि जो 3 PGAL है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और आप बताइए इधर क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलो एसिड कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत सही से समझ में आएगा, टीचर समझाएगा भी कि भाई जब एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। जो बच्चे रिपीटर बच्चे होंगे उनको तो ये समझ में आ रही होगी बात, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे वो केमिस्ट्री में ये बात पढ़ेंगे बच्चे कि एसिड अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में एसिड, तो रिडक्शन। और अगर इसको उल्टा कर दो कि एल्डिहाइड से एसिड बनाओ तो ऑक्सीडेशन। लेकिन अभी हम एसिड से एल्डिहाइड बना रहे हैं इसलिए रिडक्शन कह रहे हैं। ये बात हमें केमिस्ट्री में बहुत सही से समझ में आती है। फिर आपको समझना होगा कि जब पीजीए से पीजीएल का फॉर्मेशन होगा तो रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो बताइए हमें यहां पर हाइड्रोजन्स की जो जरूरत पड़ेगी ना, वो हाइड्रोजन्स हमें मिलेंगे बोलो NADPH2 से, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था। और यहां दोबारा फॉर्मेशन NADP का हो जाएगा, क्योंकि इसके हाइड्रोजन्स को हम रिडक्शन करवाने के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन बताइए कि 1,3-DiPGA के 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो बताइए 3 PGAL के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2। इसका मतलब यहां 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के काम आ जाएंगे। एक बात। दूसरी, एक अच्छी सी बात और आपको समझनी है, मैं आपको बता दूं, है ना, बड़ी काम की है और काम भी आने वाली है अच्छे से। तो इसलिए ये बायोमोलिक्यूल्स की बात है, लेकिन आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं यहां पर, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कैसे? आप बताइए कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, तो बताएंगे कि जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना, वो 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और उस 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया जाता है ट्रायोज। ट्रायोज। और आप बताइए कि यहां जो ट्रायोज है ना बच्चे, वो कौन है? तो आप बताइए ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। और ये ग्लिसरल्डिहाइड है GAL, शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे? GAL। इसका मतलब ये हो गया कि यहां एसिड से वास्तव में जब ये ग्लिसरल्डिहाइड बना है तो एक स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन तो हो गया। लेकिन बताइए कि हमें तो भाई ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है। हमें कार्बोहाइड्रेट में इससे आगे फॉर्मेशन किसका करना है? ग्लूकोज का, जिसमें भी कार्बन कितने होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। सही है बात या नहीं? तो आपको यह बताना होगा कि जो PGAL है, इस PGAL को हम कह क्या सकते हैं? बोलो ट्रायोज। क्योंकि सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? बोलो, इसे तो ट्रायोज कहते हैं।
लेकिन इस ट्रायोज के तीसरे नंबर कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर कौन प्रेजेंट है? फॉस्फेट। आप बताइए कि अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ें कार्बोहाइड्रेट, उसमें होते हैं सबसे छोटे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में सबसे छोटे कौन होते हैं? बोलो ट्रायोज, 3 कार्बन के शुगर। और 3 कार्बन का शुगर कौन है यहां पर हमारे पास सामने? ग्लिसरल्डिहाइड। तो क्या ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है? बोलो यस। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को क्या नाम देते हैं? तो हम बताते हैं 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं ट्रायोज। तो क्या ये ट्रायोज है? बिल्कुल, ये GAL है, ग्लिसरल्डिहाइड है, मतलब ये ट्रायोज तो है। लेकिन साथ ही साथ इसके थर्ड कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। इसका मतलब हमें इसे सही नाम देना चाहिए ट्रायोज फॉस्फेट। क्या नाम देना चाहिए? ट्रायोज फॉस्फेट। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पर इसे ट्रायोज फॉस्फेट लिखा है डायग्राम में। ध्यान से देखिएगा, ट्रायोज फॉस्फेट लिखा है एनसीईआरटी ने यहां पर, ठीक है। दूसरी बात एक और बताता हूं मैं आपको कि भाई ये जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम ट्रायोज कहते हैं। ये मैंने आपको अभी अभी समझाई ये बात कि सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है, तो हम बताते हैं सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट का नाम ट्रायोज होता है, ट्रायोज, है ना। अब आपको ना एक बात और समझनी है यहां पर। क्या समझना है? वो बात ये समझनी है कि भाई एनसीईआरटी ने क्या किया है, पीजीए से सीधा ही पीजीएल को बनाया है। और इसी एरो के ऊपर एनसीईआरटी ने हमें समझाया कि NADPH2 प्लस ATP NADP प्लस ADP में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब एनसीईआरटी ने हमें ये स्टेप सीधा ही समझा दिया है, लेकिन मैंने ये स्टेप आपको दो हिस्सों में तोड़ के बताया। फॉस्फोराइलेशन को मैंने अलग से समझा दिया, रिडक्शन मैंने अलग से समझा दिया। इन दोनों ही स्टेप्स के होने का टाइम सेम ही होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको एक कपल रिएक्शन में आपको समझा दिया है। आप दुखी मत होइएगा। लेकिन एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल का जो डायग्राम है उसके नीचे जो रिडक्शन हेडिंग है, उस रिडक्शन हेडिंग में एनसीईआरटी ये बात साफ साफ लिखती है कि द स्टेप्स इन्वॉल्व द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 फॉर द रिडक्शन। ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब आप बताइए कि भाई पीजीएल के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। पीजीएल के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं और हमारे पास इसके मॉलिक्यूल कितने बने हैं? 2। तो टोटल कार्बन हो जाएंगे 6। तो बताइए कि इन 6 कार्बन में से एक कार्बन हमने मान लो बाहर निकाल लिया, CO2 वाला, CH2O ये वाला, इसकी फॉर्म में मान लेते हैं। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है। पीछे बचते हैं बोलो 5 कार्बन। तो भाई टोटल 6 कार्बन हो गए ना। एक मॉलिक्यूल पीजीएल में 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हुए? 6 कार्बन। तो इन 6 कार्बन में से एक कार्बन हमने यहां अलग से रख लिया और बाकी बचे जो 5 कार्बन हैं, आप बताइए इन 5 कार्बन से हमने फिर से किसको बना दिया? RUBP को। किसको बना दिया? RUBP को। और RUBP के इस फॉर्मेशन को हम नाम देंगे रीजनरेशन। मतलब ये तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन पूरा हो गया, दूसरा स्टेप रिडक्शन पूरा हो गया, तीसरा स्टेप रीजनरेशन ये भी पूरा हो गया। और केल्विन साइकिल RUBP से शुरू हुआ और वापस RUBP पे ही आकर खत्म हो गया। लेकिन आपको बताना है कि RUBP का फॉर्मेशन करते टाइम रीजनरेशन में भी एक ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाता है। रीजनरेशन में भी एक मॉलिक्यूल ATP खर्च हो जाता है। अब आप समझिए, अगर यहां CO2 की हम बात कर रहे हैं तो हम CO2 कितने लाए? 1। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, वाटर का और ऑक्सीजन का। तो CO2 लगेंगे कितने? बच्चा कहता है सर अगर आपको ग्लूकोज 1 बनाना है तो यहां CO2 लगेंगे 6। आपने कितने लगाए हैं अभी तक? 1। आप देखो 1 CO2 अंदर आया तो टोटल केल्विन साइकिल में कितने ATP लग गए हैं, जल्दी से बताइए। तो बच्चा कहता है सर 2 ATP तो खर्च हुए यहां पर फॉस्फोराइलेशन के टाइम पर, और 1 ATP खर्च हुआ रीजनरेशन के टाइम पर। पूरे साइकिल में ATP लग गए हैं 3। आप सोचो अगर इसमें 6 बार CO2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 6 इस प्रोसेस को अगर हम कर देंगे तो बताइए कि 6 CO2 के लिए यहां पर ATP खर्च आएंगे 18।
क्यों आएंगे 18 एटीपी खर्च? क्योंकि एक प्रोसेस में, एक साइकिल में 3 एटीपी खर्च हो गए, 2 फॉस्फोराइलेशन में, एक रीजनरेशन में, लेकिन एक CO2 के लिए। अगर आप इसे 6 CO2 के साथ चलाएंगे तो ये 18 एटीपी कंज्यूम करेगा। इस पूरे प्रोसेस में देखिए आप, केल्विन साइकिल में NADPS2 एक CO2 के लिए 2 लगते हैं। देखो यहां पर 2 एटीपी NADPS2 लगे रिडक्शन के लिए, लेकिन प्रोसेस को आपको ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार चलाना है? 6 बार। तो आपको बताना है कि यहां पर आपको 12 क्या खर्च करने पड़ेंगे? NADPS2। इसका मतलब एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए 6 CO2 और 6 CO2 के साथ 18 एटीपी और 12 NADPS2 लगेंगे। अब आप बताइए कि अगर ये प्रोसेस 6 बार चलता है उधर से, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी तो 6 बार आ जाएंगे ना। और 6 ऐसे मॉलिक्यूल बाहर आने का मतलब है कि ये बन गया है क्या? बताइए, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये बनने वाले ग्लूकोज का क्या होगा? बोलो, इस बनने वाले ग्लूकोज में से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो आप बताइए कि ये बन जाएगा स्टार्च। और बताइए कि अगर इसे आप ग्रीन पार्ट से किसी नॉन ग्रीन पार्ट में कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट। तो फिर आप बताइए ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। मतलब अगर स्टोर कर रहे हैं तो स्टार्च बन जाएगा ग्लूकोज से, और अगर इसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर बताइए कि आप सुक्रोज बन जाएगा। बताइए, ये प्रोसेस है केल्विन साइकिल। इसमें एक एटीपी रीजनरेशन में लगता है और 2 एटीपी या तो बोल दो रिडक्शन स्टेप में या बोल दो फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिडक्शन और फॉस्फोराइलेशन सेम टाइम पे ही होते हैं। मैंने अभी भी समझाया, और एनसीईआरटी ने हमें ये कपल्ड रिएक्शन ही समझाई है। याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि विच वन स्टेप इज मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द केल्विन साइकिल, तो आपका आंसर आना चाहिए कार्बोक्सिलेशन स्टेप। कार्बोक्सिलेशन स्टेप। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये हो कि विच वन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज वेरी क्रूशियल इंपोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द साइकिल विदाउट एनी इंटरप्शन, कि आप चाहते हैं कि प्रोसेस बार बार चले बिना किसी इंटरप्शन के चले, तो कौन इंपोर्टेंट होगा? तो हमारा आंसर होगा रीजनरेशन स्टेप, क्योंकि रीजनरेशन होगा तो आरयूबी भी दोबारा बनेगा और दोबारा प्रोसेस चल पाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए आप बताइए हमें खर्च करने हैं 18 एटीपी और 12 NADPS2। तो बताइए, एटीपी ज्यादा चाहिए या NADPS2? तो बच्चा कहता है सर एटीपी की डिमांड ज्यादा है। इसीलिए आप बताइए कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में एटीपी और NADPS2 दोनों बन ही रहे थे, लेकिन साइक्लिक भी साथ में चलाया गया ताकि एटीपी की हमें क्या ना पड़े, कमी ना पड़े। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो केल्विन साइकिल तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करेंगे उसका नाम C4 पाथवे है। फिर उसके बाद मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 1-2 क्लास के अंदर हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर खत्म कर देंगे। मतलब क्लासेस कंटिन्यू रनिंग में ही आपकी चल रही हैं।